कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान टापू पर बनी एक जेल को देखते हैं। आज इस जेल में कुछ नए कैदियों को लाया जा रहा है, जिनमें से हम एक एडमंड नाम के कैदी को देखते हैं। जब वह वार्डन से मिलता है तो कहता है कि सर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मुझे पता है अगर तुमने सच में कुछ किया होता तो तुम्हें देश के अंदर ही किसी जेल में भेज दिया जाता। इस दूर दराज की जेल में सिर्फ उन्हीं को लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश रची गई हो। दीवार पर भगवान से इंसाफ की प्रेयर लिखी हुई है, लेकिन टाइम के साथ जब उसे एहसास होता है कि उसका हालात पर कोई कंट्रोल नहीं है तो वह बहुत दुखी होने लगता है। उस जेल में 12 साल बिताने के बाद उसका भगवान पर से भी विश्वास उठ जाता है। उसने सोच लिया है कि वह जिंदगी भर वहीं बंद रहेगा, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसकी सेल का फर्श ऊपर उठने लगता है। यह अजीबोगरीब घटना एडमंड को चौंका देती है। एडमंड जमीन के नीचे से एक आदमी को निकलते हुए देखता है। यह आदमी अब्बे फारिया है, जो नीचे की मंजिल का एक कैदी है। वह पिछले 5 सालों से एक सुरंग खोद रहा है। किस्मत से वह सुरंग एडमंड के कमरे में खुल जाती है। एडमंड बहुत खुश होता है कि अब उसे दीवार पर पत्थर से निशान बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जब एडमंड अब्बे के कमरे में एंटर होता है तो वह जो देखता है उससे हैरान रह जाता है। एडमंड के पास वैसे भी कोई और काम नहीं है, इसलिए वह तुरंत मान जाता है। जैसे ही वे खुदाई शुरू करने वाले होते हैं, उन्हें एक पहरेदार के कदमों की आहट सुनाई देती है, एक बार कचरा इकट्ठा करने के लिए और एक बार रात का खाना परोसने के लिए। इसके अलावा बाकी दिन खाली है, जिससे उन्हें पकड़े जाने की चिंता किए बिना सुरंग खोदने का भरपूर टाइम मिल जाता है। नीचे बहुत कम जगह है, इसलिए खुदाई आसान नहीं है। अब्बे का अनुमान है कि अगर वे इसी स्पीड से काम करते रहे तो बाहरी दुनिया तक पहुंचने में कम से कम 3 साल और लगेंगे। एडमंड का अब जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसकी बात सुनकर अब्बे मान जाता है और एडमंड को युद्ध कौशल सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। जिस दिन तुम्हारे हाथ इतने तेज हो जाएंगे तुम एक कुशल योद्धा बन जाओगे। इसके बाद अब्बे फिर से खुदाई करने लगता है। तलवारबाजी की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एडमंड पढ़ाई पर ध्यान देता है। अब उसका पूरा दिन पढ़ाई, खुदाई और तलवारबाजी के अभ्यास में बीतने लगता है। कुछ महीनों बाद एडमंड की तलवारबाजी में काफी सुधार आ जाता है, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा होता है जिसने उनकी खुशी को गम में बदल दिया। सुरंग अचानक हिलने लगती है और तेज आवाज के साथ कई पत्थर और तेल उन पर गिरता है, जिससे अब्बे उसके नीचे दब जाता है। आंखों में आंसू हैं, उसे लग रहा है कि वह एक बार फिर अकेला हो गया है। तभी पहरेदार खाना देने आता है। एडमंड दीवार के पीछे छिप जाता है। पहरेदार आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब वह अंदर चेक करने आता है और अब्बे की लाश देखता है तो वह घबरा जाता है और अपने सीनियर्स को सूचना देने दौड़ता है। वार्डन अपने आदमियों के साथ लाश लेने पहुंचता है। चूंकि जेल एक सुनसान टापू पर है, इसलिए वे लाश को समुद्र में फेंकना ही बेहतर समझते हैं। इसी बीच एक गार्ड खाना लेकर एडमंड की सेल में जाता है, लेकिन बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी जब कोई जवाब नहीं आता तो उसे शक होता है। वह दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है, लेकिन एडमंड की जगह उसे अब्बे की लाश मिलती है। फिर गार्ड चिल्लाता है और वार्डन को बुलाने जाता है। एडमंड अचानक वार्डन की चाबियां चुरा लेता है। इससे वार्डन भी एडमंड के साथ समुद्र में गिर पड़ता है। पानी में गिरते ही एडमंड जल्दी से चाबियों से खुद को आजाद करता है। जब वह तैरकर सतह पर आता है तो वह वार्डन की तरफ देखता है। उसके अंदर बरसों का गुस्सा उबल पड़ता है और वह वार्डन को बेरहमी से समुद्र में डुबो देता है। उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि वह अभी तक कैसे जिंदा है, लेकिन वह अभी आजाद नहीं हुआ है। पास ही समुद्री लुटेरों का एक ग्रुप शांति से उसे देख रहा है। एडमंड को लगता है कि वह मारा जाएगा, लेकिन समुद्री लुटेरों के सरदार लुइगी उसे एक मौका देता है। वह कहता है कि वह एडमंड को एक शर्त पर जिंदा छोड़ देगा। एडमंड को अपने गद्दार दोस्त जैकब से लड़ना होगा, जिसे वे वैसे भी जिंदा दफनाने वाले थे। अगर जैकब जीत जाता तो वह समुद्री लुटेरों के दल में फिर से शामिल हो सकता था और वे एडमंड को मार देते। अगर वह जीत जाता तो उसे रिहा कर दिया जाता।